पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो के असंसदीय बयान को लेकर हिंदुस्तान में राजनीति काफ़ी तेज है और पाकिस्तानी दूतावास का घेराव भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि पाकिस्तानी दूतावास इसको लेकर जल्द से जल्द माफ़ी मांगे और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको माफ़ी मांगे। भारतीय जनता पार्टी ये बार बार मांग कर रही है कि जिस तरह से उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे पाकिस्तान की सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोरोना का वक्त हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, 71 हो, 61 हो, ऐसे कई सारे मामले आए हैं जब उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है। और इस बार अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर ये विरोध प्रदर्शन और भी तेज होगा और पाकिस्तान की सरकार, यहाँ के दूतावास के जो मुखिया हैं, उन्हें तुरंत इस मामले पे माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरामैन हरविंदर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी को करारा जवाब दिया है और कहा है कि अगर सांप पालोगे तो सांप आपको भी काट सकता है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने ये यूएन के शक्तिशाली मंच पर भारत के लिए टिप्पणी की थी और उसी के जवाब में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यूनाइटेड नेशंस में गुरुवार रात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांप पालने वाले देश ये ना सोचे कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी ने भारत को आतंकवाद फैलाने वाले देश कहा था। इस पर जयशंकर ने हिना को हिलेरी क्लिंटन की 11 साल पुरानी बात याद दिलाई। यानी एक बार फिर से एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ है। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सेना की पूर्वी कमांड ने तवांग झड़प पर बयान दिया है। पूर्वी सेना कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हम स्थिर बने हुए हैं। चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। विरोध में दोनों तरफ से सैनिकों को चोटें आई, लेकिन अभी तवांग में हालात नियंत्रण में हैं। झड़प के बाद बुमला में मीटिंग हुई थी। बुमला में फ्लैग मीटिंग करने के बाद मामले को सुलझाया गया। भविष्य में इस तरह की घटना सामने ना आए, इसके लिए अब पूर्वी कमान पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है और पेट्रोलिंग की भी संख्या और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग तो बहुत पुरानी है, लेकिन हाल में जो चीन को लेकर के, भारत चीन को लेकर जो तनाव हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने अहिर रेजिमेंट की मांग संसद में पुरजोर तरीके से उठाया और कहा कि उन्होंने मांग की है कि बहुत जल्दी अहिर रेजिमेंट को सेना में शामिल किया जाए और इस बात के लिए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से भी उन्होंने इस बाबत मुलाकात की है और ये अपनी बात रखी है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठाने पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि इससे क्या जाति और धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि सेना में परंपरा रही है जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट को रखना। उनका ये तर्क था कि अहिर रेजिमेंट की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जाति को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उनके शौर्य को बढ़ावा देने और उसको बताने के लिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। कैमरामैन संजय राहुल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जहरीली शराब में हुई मौत के बाद बीजेपी काफी हमलावर है। बीजेपी के तमाम जो विधायक और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वह पैदल मार्च निकल चुके हैं बिहार विधान परिषद से और विधान सभा से। वह से भी सीधा राज्य भवन जा रहे हैं, वहां राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के तमाम विधायकों को आप देख सकते हैं पैदल मार्च कर रहे हैं। सभी राज्य भवन अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है उनको किसी भी कीमत पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वह काफ़ी हमलावर हैं। उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब 55 से भी ज़्यादा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब इसकी आज पड़ोस के जिले भी पहुंच चुकी है।
पड़ोस में सटे सिवान जिले के भगवानपुर में भी आज सुबह से 5 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। पूरे मामले की जांच करने के लिए एक SIT का गठन किया गया है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा शराब माफिया पुलिस के शिकंजे में नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ उत्पाद विभाग ने भी अपनी जांच की है और उसमें एक खुलासा ये हुआ है कि थाने में जब्त कई स्प्रिट के कंटेनर खाली मिले हैं और इस बात की संभावना है कि कहीं जहरीली शराब बनाने में कंटेनर में जमा स्प्रिट का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मशरक में जहां सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वहां पर अभी भी मातम पसरा हुआ है और वहां नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन आम लोगों में एक ही शिकायत है कि अभी तक बड़े माफियाओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन खास रहा, खास इस लिहाज से कि क्योंकि कांग्रेस में हिमाचल की सरकार बन चुकी है और उसके मुख्यमंत्री सहित सभी विधायक जयपुर से होते हुए सीधे दौसा पहुंचे। ये देखिए स्वागत कार्यक्रम है इस पूरी यात्रा का। ढोल नगाड़े बजाते हुए भारत जोड़ो ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ दोनों तरफ सड़क के आपको यहाँ पर भारत जोड़ो यात्री होंगे जो दौसा के लोग हैं, क्योंकि आज यात्रा दौसा में है, तो ऐसे में दौसा के लोग भी खासे उत्साहित हैं भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों का स्वागत करने, राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए, और उसी लिए यहाँ पर ये तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। अब राहुल गांधी की ये यात्रा सीधे अलवर जिले में प्रवेश करेगी दौसा से। उससे पहले राहुल गांधी जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, भारत जोड़ो संगीत संध्या कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स काफी शानदार कहा जा सकता है। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, दौसा न्यूज। किसान संगठनों ने आज भी जो 18 टोल प्लाजे हैं 10 जिलों के, वहां पर पूरी तरह धरना प्रदर्शन दिया और टोल प्लाजों को बिल्कुल ही बंद रखा, क्योंकि कई जगह पर जो टोल के कर्मचारी और किसान आमने सामने हो गए हैं और उनमें तनाव भी देखा जा रहा है और जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और वहीं पर किसान संगठन लगातार ही मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनके साथ जो लिखती समझौता किया था उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, जिस तरह से MSP पर गारंटी को लेके था, और वहीं पर किसानों पर दर्ज मामलों को लेके सरकार का अभी तक रुख स्पष्ट नहीं हो पाया। और यही कारण है कि 26 दिसंबर को किसान एक बड़े संघर्ष का ऐलान कर सकते हैं। अब क्योंकि मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में है और किसानों के बीच है, अब देखना होगा कि किसान और सरकारें क्या करती हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राजौरी के मिलिट्री हॉस्पिटल के नजदीक आज सुबह आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है। उस फायरिंग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत होती है, एक व्यक्ति घायल होता है। वहीं इस हमले के बाद सेना की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर आसपास के इलाकों में, घने जंगल के इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। वहीं जो 2 लोग मारे गए हैं उनके परिजनों का आरोप है कि उनके परिजनों की मौत सेना की फायरिंग से हुई है। परिजनों की ओर से, अन्य लोगों की ओर से आज आर्मी कैंप के नजदीक पत्थरबाजी की गई, कई जगह पर आगजनी की गई, शवों को राजमार्ग पर रखकर प्रदर्शन किया गया। लेकिन भारतीय सेना की ओर से साफ किया गया है कि जो 2 व्यक्ति मारे गए हैं इनकी मौत आतंकी हमले से हुई है। राजौरी से मेरे सहयोगी अंकित और पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। गुजरात में आज खबर विधानसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की घोषणा और उनसे जुड़े हुए विवादों को लेकर। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी ने शंकर चौधरी, जो कि थराद से चुनाव जीते हैं, और वहीं उपाध्यक्ष के तौर पर जेठा भरवाड़ के नामों की घोषणा की है। लेकिन इन नामों की चर्चा के साथ साथ इनसे जुड़े हुए विवाद भी एक बार फिर चर्चा में है। 15वीं विधानसभा के स्पीकर बनने जा रहे शंकर चौधरी ने 1997 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला को बतौर बीजेपी उम्मीदवार टक्कर दी थी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक 20 दिसंबर को होगी, जिसमें शुरुआत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा, जिसके बाद अन्य कार्य किए जाएंगे। कुल मिलाकर अब गुजरात विधानसभा में एक बार फिर चुनाव के बाद
कार्रवाई शुरू होने जा रही है और उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर एक तरह से नामों की घोषणा हुई है, साथ साथ विवाद भी चर्चा में है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद फरार घोषित। रेप मामले में जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू। पूरा मामला 2011 का है। स्वामी चिन्मयानंद की शिष्य ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा शाहजहांपुर की चौक कोतवाली में दर्ज कराया था। चिन्मयानंद के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने पेश होने के लिए चिन्मयानंद को सम्मन भी भेजा था, लेकिन लगातार कोर्ट में पेश न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, लेकिन वो आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने प्रार्थना पत्र देकर 19 दिसंबर तक समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और आज एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है। उन्हें 16 जनवरी 2023 तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश पुलिस को दिए गए हैं। खास बात यह है कि 82 की कार्रवाई करते हुए स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित करने के साथ ही अब उनके आश्रम पर फरारी की नोटिस भी चस्पा की जाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर देश भर में जिस तरह से बवाल है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अब यहाँ पर विरोध शुरू हो चुका है। ये भोपाल में भी यहाँ पर देखेंगे तो आप तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उसमें बजरंग दल के भी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और फिल्म में जिस तरह से आरोप है कि जिस तरह से फिल्म में दीपिका पादुकोण के बोल्ड सीन दिखाए गए हैं, जो गाना जो रिलीज हुआ है, जिस गाने में दीपिका पादुकोण केसरिया रंग जो गाना है उसमें दिख रही हैं, जिस तरह से उस पर आपत्ति जताई है कि इस तरह से बोल्ड सीन के साथ साथ जो तस्वीर है, जो केसर का रंग है, वो भी उस तरह से बनाया गया है। उस दृश्यों पर सवाल किया और साथ में मांग भी कर रहे हैं कि उस फिल्म को मध्य प्रदेश में जो है पठान फिल्म को बैन किया जाए। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम शाह ने भी जो फिल्म के आपत्तिजनक जो है फिल्म में जो फिल्माए गए हैं सीन, उन पर भी सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं और यही वजह कि उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा और मांग की जाएगी कि क्यों ना मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। इसको लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। शनिवार का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम है। महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के कार्यकर्ता मुंबई में कल आमने सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि मुंबई पुलिस की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से ही कल आंदोलन का ऐलान किया गया है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान और जिस तरह से महाराष्ट्र से इंडस्ट्री बाहर जा रही है उसको लेकर स्वाभिमान रैली निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसकी काट ढूंढ ली है। बीजेपी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के दो नेताओं के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन माफी मांगो आंदोलन होगा। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुषमा अंधारे लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही हैं। साथ ही संजय राउत लगातार विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि कल बीजेपी भी आंदोलन कर रही है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में 19 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान कुल 7000 पुलिस कर्मचारियों का बंदोबस्त नागपुर शहर और विधान भवन इलाके में तैनात रहेगा। इसके अलावा 1000 होमगार्ड और 12 बॉम्ब स्क्वाड भी वहां पर तैनात रहेंगे। साथ ही स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 7 कंपनियों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि नागपुर में जब विधानसभा का सत्र होता है तो हमेशा नक्सली हमले का खतरा वहां पर मंडराते रहता है। इस बार भी यही खतरे के मद्देनजर वहां पर पूरा नागपुर शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। इस बार का ये सत्र 2 सप्ताह के लिए रहेगा। 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये विधानसभा का सत्र वहां पर होगा और इस बार भी ये सत्र हंगामेदार होने की आसार पूरे नजर आ रहे हैं। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। 16 दिसंबर यानी आज पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुखों ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया और आपको बता दें 16 दिसंबर 1971 यानी आज 51वीं वर्षगांठ है विजय दिवस की और जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी और विजय दिवस के रूप में जीत मनाना शुरू कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। वहीं CDS जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, भारतीय सेना के
उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने विजय दिवस के इस अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें 1971 16 दिसंबर 1971 में जब आज पाकिस्तान की सेना से भारतीय सेना ने जीत की थी और भारत की इस जीत की खबर उस दौरान इंदिरा गांधी ने लोकसभा में युद्ध में भारत की जीत की घोषणा की थी और जिसके बाद पूरा सदन खुशी से झूम उठा था और तभी से आज 51 साल हो गए हैं उस जीत को, तभी से विजय दिवस भारत में लगातार मनाया जा रहा है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज राहुल गांधी की अगुवाई वाले भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल मिलाते नजर आए। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला भी नजर आए। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा अब भी जारी है। शुक्रवार सुबह चाय के लिए विराम के बाद सुक्खू के अलावा अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रमुख प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह और राज्य के कुछ अन्य नवनिर्वाचित विधायक तथा राज्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला भी यात्रा में शामिल हुए। हिमाचल के वरिष्ठ नेताओं का राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान हिमाचल कैबिनेट के नामों की लेकर जगह मिलेगी। 2800 किलोमीटर की यात्रा तय होने के बाद राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ साथ अपने आलोचकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमन कुमार, जयपुर, न्यूज़ 24। हत्या के आरोप में फरार चल रहे 7 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश की 6 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। मामला कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यापारी की हत्या के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है। 6 दिसंबर को व्यापारी चंद्रभान के साथ एक लूट की घटना के खुलासे के लिए जुटी पुलिस की टीम और एसओजी की टीम ने संदेह के आधार पर कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें लूट का शिकार हुए चंद्रभान का भतीजा बलवंत भी मौजूद था। पूछताछ के दौरान बलवंत पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि बलवंत के शरीर पर कुल 22 चोट के निशान थे, यानी जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि पुलिस ने बहुत ही बर्बरता से बलवंत की पिटाई की थी। इस पूरे घटना के सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। स्पेशल टीम ने घेराबंदी कर हत्या के आरोपी एसओजी प्रभारी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी पुलिसकर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुलिस में रहते हुए ये हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी जानते हैं कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कौन से तरीके अपनाती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों ने धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है और वहीं पे जो प्रधान के जो बेहद करीबी हैं उन्हें ही आवास मिल पा रहा है। इसका काम यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आशा कर्मचारियों को दिया गया था कि ग्रामीणों में जाएं और गांव के लोगों को चिन्हित करें कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें घर दिया जाएगा, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा आशा कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें डरवाया धमकाया जा रहा है कि जो लोग ग्राम प्रधान के हैं, जो ग्राम प्रधान के लोग हैं, उन्हें ही नाम को वहां पे आवंटित किया जाए। इसको लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और एक बीडीओ के पास में ज्ञापन दिया है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है और आवास के नाम पर धोखाधड़ी हो रहा है और इसकी बड़ी कार्रवाई किया जाए। अब इसको लेकर बीडीओ ने वहां पे आश्वासन दिया है कि जो लोग पुअर रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, अब उन्हें ही आवास का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम चल रहा है और वहीं पे ग्रामीणों का आरोप है कि इसके तहत बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत याचिका दायर की है और यह जमानत याचिका दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर की गई है, जो शनिवार तक के लिए पेंडिंग है। यानी कि शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट जो है आफ्ताब की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। डीएनए का मिलान होने के बाद श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने मीरा भाईंदर वसई विरार के नए पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मुलाकात की।
श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने तुलिंज पुलिस स्टेशन और मानिकपुर पुलिस स्टेशन की भूमिका को लेकर जो है मधुकर पांडे से शिकायत की है। विकास वालकर का दावा है कि आफ्ताब का परिवार जो है उसे पूरी जानकारी थी, लेकिन वो जानबूझकर इसे छिपाए रखा था। वहीं जो डीएनए का सैंपल मिलान हुआ है उसको लेकर कहा गया है विकास वालकर की ओर से ये एक अहम सबूत इस केस में साबित होगा, जो उनकी बेटी को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई के गोराई बीच पर बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी रेस का आयोजन किया गया था, जिसके बाद इस आयोजन को लेकर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये रेस मुंबई के गोराई बीच पर गुरुवार सुबह 6 बजे के आसपास आयोजित की गई थी, लेकिन इस रेस के लिए मुंबई पुलिस की पहले की परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गुरुवार सुबह 6 बजे के आसपास बड़ी तादाद में घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी मुंबई के गोराई बीच पर जमा हुए थे। इस रेस का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में वहां पर बाइक सवार, कार सवार और कई लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन इतने बड़े रेस के आयोजन की मुंबई पुलिस को भनक तक नहीं लगी, इसकी इजाजत ना ली गई थी, ना ही कोर्ट द्वारा सेट की गई गाइडलाइन का भी ख्याल रखा गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर बीच पर जब रेस आयोजित की गई थी तो मुंबई पुलिस की टीम कहां थी, उन्हें भनक कैसे नहीं लगी। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बीचों बीच यहाँ पूरी दुनिया में चर्चित इस डल झील के बिल्कुल किनारे पर बने ये बड़े बड़े होटल मालिकान इन दिनों कश्मीर घाटी में काफ़ी बेचैनी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले ही एक नया लैंड ग्रांट्स एक्ट जो ज़मीनी कानून है उसमें बदलाव किया गया है और नया कानून यहाँ पर सामने आया है। हालांकि जो एलजी प्रशासन है, खुद एलजी ने भी कहा कि ये जो इस कानून में बदलाव किया गया है ये जम्मू कश्मीर में बेहद ज़रूरी था और अब इस कानून के बाद इसमें ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और जो भी लोग हकदार होंगे उन्हें ये ज़मीनें दी जाएगी ताकि वो इस पर अपना कारोबार चला सके। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में न आने की चेतावनी जारी की है। धमकी में कश्मीर फाइट ने कश्मीरी पंडितों को कहा है कि जो सरकार की ओर से ट्रांजिट कॉलोनियां कश्मीर घाटी में बनाई जा रही हैं, उन कॉलोनियों को वो कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। इससे पहले हमने देखा था कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने भी कश्मीरी पंडितों को धमकी दी थी। 56 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कई बार पीएम पैकेज के तहत लगे एम्प्लॉइज